नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भारत की ऐतिहासिक धरोहरों की जो चोरी हो रही है, हमारी मूर्तियों की चोरी हो रही है। आर्कियोलॉजिकल साइट से कई तरह के आर्टिफैक्ट्स चोरी करके स्मगल करके विदेशों में भेजे जा रहे हैं। तो इसमें एएसआई का कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में क्या रोल है और इसको लेकर क्या कार्रवाई करी गई है सरकार के द्वारा पिछले कुछ सालों में, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इन आईडीज पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी लेक्चर्स के अपडेट्स आपको यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षा यानी आईएएस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप स्टडी आईक्यू ऐप के माध्यम से यूपीएससी स्मार्ट कोर्स को अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स से आप घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं और ये कोर्स ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेलेबल है। कुछ दिन पहले न्यू इंडियन एक्सप्रेस में इसके बारे में एक आर्टिकल छपा था। यहीं से मुझे भी प्रेरणा मिली कि मैं इस वीडियो को बनाऊं और आपके सामने लेकर आऊं। भारत में पिछले कई दशकों से मूर्तियों की चोरी और तस्करी होती आई है और ये सिलसिला पिछले कुछ सालों में भी नहीं थमा है। चाहे वो मंदिर हो, आर्कियोलॉजी साइट्स हो जहां पर एक्सकेवेशन चल रहा है, साइट म्यूजियम्स हो या फिर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स और एएसआई के म्यूजियम से भी मूर्तियां और अन्य आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स की चोरी हुई है। लेकिन मार्च 2020 में जब लोकसभा में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से ये सवाल पूछा गया, बेसिकली सरकार से सवाल पूछा गया कि ऑफिशियल आपका डेटा क्या है, पिछले 5 सालों में कितनी मूर्तियां चोरी हुई है, तो हमारे कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाब देते हुए ये कहा कि केवल 12 मूर्तियां चोरी हुई है। तो यानी आप देखिए, जब इतनी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि एक एक स्टेट में कई 100 मूर्तियां चोरी हो रही है, वहां पर जो एएसआई का डेटा है वो अपडेटेड नहीं है, तभी वो ऑफिशियली ये कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वो क्वेश्चन था जो लोकसभा में पूछा गया था और उसके आंसर में सरकार ने कहा 12 मूर्तियां और आर्टिफैक्ट्स चोरी हुई हैं पिछले 5 साल में, 2015 टू 2020। तो पहली बात तो ये कि हमारा डेटा ही अपडेटेड नहीं है। और चोरी ऐसा नहीं है कि केवल मूर्तियों की होती है। जो हमारे मंदिर हैं या फिर कोई भी मॉन्यूमेंट है, उसके अंदर अगर कोई अच्छी कलाकृति है या फिर बहुत ही बारीक कारीगरी का नमूना आपको देखने को मिलता है, उसे भी लोग तोड़कर चुरा कर ले जा रहे हैं उन मॉन्यूमेंट से जहां पर प्रोटेक्शन नहीं है, सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये राजस्थान का एक मंदिर है जिसकी छत के ऊपर से जो कलाकृतियां हैं उन्हें उखाड़ कर निकाल लिया गया है और इन्हें आगे बेच दिया जाता है इंटरनेशनल आर्ट मार्केट में। और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पर यह प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, क्योंकि दक्षिण भारतीय मंदिरों में मूर्तियों की संख्या थोड़ी ज्यादा होती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये तीनों राज्य जो हैं ये हॉटस्पॉट हैं इन मूर्तियों की चोरियों के लिए। और आज नहीं, 5 साल से भी नहीं बल्कि दशकों से ये समस्या चलती आई है। किसी जमाने में अंग्रेज लूट कर ले जाते थे, आज हमारे ही देश के लोग जो हैं वहां आसपास रहते हैं, वही तस्करों की मदद करते हैं, चंद पैसों के लिए मूर्तियों को लोकल मंदिरों से स्मगल करके कहीं बाहर भिजवाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए सीबीआई या फिर देश की पुलिस ने कुछ नहीं किया है। तमिलनाडु सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छे कदम उठाए हैं, मैं उनकी सराहना करना चाहता हूं। यहाँ पर तमिलनाडु सरकार ने एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है, उसका नाम है आइडल विंग, जो केवल मूर्तियों की चोरी और तस्करी के केसेस के ऊपर ध्यान देते हैं। उन्होंने पिछले कई सालों में बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं और कई तस्करों को पकड़ा भी है। लेकिन जब प्रोब में, जब उनकी जांच में खुद मंत्री से रिलेटेड उनके रिश्तेदार ही जांच में आने लगे दायरे में, तब वो जांच रुकवा दी गई। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। भारत में मूर्तियों की चोरी करना, उनकी तस्करी करना कानूनन अपराध है। इसके लिए लॉ कौन सा है ये आपको मालूम होना चाहिए। द एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट ऑफ 1972। अब यहां पर 2 शब्द हैं जिनके मतलब आप समझिए। एंटिक्विटी शब्द का मतलब होता है कोई भी पुरानी वस्तु, और इस कानून के अनुसार एंटिक्विटी वो चीज है जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है। और एंटिक्विटी में केवल ऐसा नहीं है कि मूर्तियां आती है, मूर्तियां भी है, वो आर्ट ट्रेजर का हिस्सा है। जो भी चीज इंसान के हाथों द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन वर्क ऑफ आर्ट है, उसे एंटिक्विटी कहा जा सकता है। अगर वो 100 साल पुरानी है तो चाहे मूर्ति हो, सिक्के हो, ये सब चीजें इसमें आएगी। लेकिन एंटिक्विटीज के अंदर साइंस, आर्ट, क्राफ्ट्स, कस्टम्स, लिटरेचर, ये भी आएगा। तो अगर आपको कहीं आपके घर में 200 साल पुरानी कोई किताब मिल जाती है तो वो भी टेक्निकली एक एंटिक्विटी है। अगर वो लिटरेचर है तो भी एंटिक्विटी एक्ट के तहत वो आएगा। उसको आप इलीगली जाकर कहीं पर बेच नहीं सकते। अगर किसी के घर में, खेत में कुछ मिल जाता है खुदाई में, तो उसके लिए इस कानून के तहत कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं कि कुछ परसेंटेज उस व्यक्ति को मिलेगा, बाकी सरकार के म्यूजियम में जाएगा। तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर तय करी गई हैं इस लॉ के अनुसार। अब हेरिटेज क्राइम इतना सीरियस इशू क्यों है? आपको लग रहा होगा कि क्या फर्क पड़ता है, एक मूर्ति कहीं पर लगी हुई थी, वो किसी म्यूजियम में चली गई, अच्छी बात है, एसी म्यूजियम में कांच के अंदर है, लोग उसे जाकर देख सकते हैं। लेकिन इसके कारण जो आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की स्टडी है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। अगर कोई इलीगली खुदाई करके किसी भी मूर्ति को या फिर कोई भी आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट को चुरा कर ले जाता है, तो पहली बात तो उस खुदाई में वो वस्तु डैमेज हो सकती है।
जिसके कारण उसे इररिपेरेबल डैमेज होगा। अब हजारों साल पुरानी मूर्ति खुदाई में अगर डैमेज हो जाती है तो उसको रिपेयर करना इम्पॉसिबल है। और अगर उस मूर्ति को उसके ओरिजिनल लैंडस्केप से निकालकर कहीं और रखा जा रहा है तो वो आर्कियोलॉजी के लिए एक नुकसान है, क्योंकि कंटेक्स्ट बहुत जरूरी है। हर आर्कियोलॉजिकल साइट में कोई भी वस्तु मिलती है तो उसका कंटेक्स्ट देखा जाता है कि अगर इंसान की हड्डियों के साथ सिक्के मिले हैं उसका मतलब उस कल्चर के अंदर मृत व्यक्तियों के साथ सिक्के या पैसे रखे जाते थे फॉर देयर आफ्टर लाइफ, तो यानी कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। तो अगर वो सिक्के कोई चुरा कर कहीं और ले गया तो हमें ये जानकारी कभी मिल ही नहीं पाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हो इस छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू कि किसी एक वस्तु का उस जगह पर मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इन मूर्तियों को या फिर आर्कियोलॉजी की पुरानी वस्तुओं को बेचकर लोग कितना पैसा कमा लेते हैं। तो देखिए, जो लोग इसकी खुदाई में लोकली इन्वॉल्व होते हैं उनको तो कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। कुछ 1000-2000 रुपए वो लोग कमाते हैं। उन्हें पैसा दिया जाता है डीलर्स के द्वारा कि आप जाओ रात को मंदिर से मूर्ति चुरा कर ले आओ और हमें दे दो। असली पैसा कमाते हैं मिडलमैन, जो उस मूर्ति को लोकल एरिया से स्मगल करके दूसरे देश में लेकर जाएंगे, और आर्ट कलेक्टर या आर्ट डीलर जो न्यूयॉर्क, लंदन जैसे शहरों में उन्हें ऑक्शन करते हैं, उनकी बोली लगाकर उन्हें बेचते हैं। तो वहां पर उसकी प्राइस 100 टाइम्स हो जाती है। तो कोई मूर्ति जो तमिलनाडु के किसी मंदिर से चुराने के लिए केवल उसके 5-10 हज़ार रुपए दिए गए होंगे, वो जब इंटरनेशनल मार्केट में बिकेगी तब उस मूर्ति का प्राइस हो जाएगा 30 लाख 40 लाख। तो इस तरह का जो मार्केट है इसमें असली फायदा तो केवल इन आर्ट डीलर्स को हो रहा है। इस तरह के स्मगलर और आर्ट डीलर का बेस्ट और रीसेंट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो वो है सुभाष कपूर। ये एक भारतीय मूल का व्यक्ति था जो न्यूयॉर्क में बहुत फेमस आर्ट गैलरी चलाता था, लेकिन ये पिछले 30-40 सालों से भारत से मूर्तियां चुराकर विदेशों में लेकर जा रहा था और खास करके न्यूयॉर्क में उन्हें बेचता था। सुभाष कपूर को 2011 में पुलिस ने अरेस्ट किया जर्मनी में, और वहां से उसे भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया। अभी ये जेल में है और कई मूर्तियां जो इसने बेची थी उसके बारे में जानकारी लेकर भारत कोशिश कर रहा है कि उन्हें वापस लाया जाए। अब आते हैं एएसआई के रोल पर। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1861 में। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी स्थापना करी थी ब्रिटिश इंडिया के दौरान। एएसआई मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करे भारत में, और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको कंजर्व करे, प्रिजर्व करे, यानी कि उनकी सुरक्षा करे। और एएसआई के अधीन देश में कितने मॉन्यूमेंट्स हैं? 3684 अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट अपडेट आई गॉट फ्रॉम एएसआई वेबसाइट। मान लो 3700, एक रफ एस्टिमेट ले लो, 3700 के आसपास मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कहे जाते हैं। एएसआई इन्हें कहता है नेशनल इंपॉर्टेंस वाले मॉन्यूमेंट, और ये डायरेक्टली एएसआई के अंडर आते हैं। लेकिन क्या हमारे देश में केवल 3700 मॉन्यूमेंट हैं? जी नहीं, देश में हजारों लाखों मॉन्यूमेंट्स हैं, कई सारे हिस्टोरिकल साइट हैं। तो वो वेरियस स्टेट डिपार्टमेंट्स के अंडर आते हैं। जो स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो उनकी सुरक्षा करता है, उनके कंजर्वेशन के लिए काम करता है। लेकिन आज एक सच्चाई ये है कि एएसआई वाले मॉन्यूमेंट्स कुछ हद तक कंजर्व्ड हैं, प्रिजर्व्ड हैं, बाकी स्टेट आर्कियोलॉजी साइट्स ज्यादातर अच्छी कंडीशंस में नहीं है। लेकिन क्या एएसआई भी अपना काम पूरी तरह से कर रहा है अच्छे से? इसका आंसर है नहीं। अब वैसे ही एएसआई के पास बिल्कुल मिनिमम साइट्स हैं देश की, इट्स अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ साइट। और जब सीएजी ने उसका ऑडिट किया, सीएजी ने 2013 में क्या किया था, जाकर फिजिकली वेरीफाई किया कि ये जो 3700 साइट हैं ये आखिर में किस कंडीशन में है। तो आपको यकीन नहीं होगा कि केवल 1655 यानी कि 50% से भी कम साइट या मॉन्यूमेंट्स एक्चुअली में मौजूद थे। बाकी का नामो निशान गायब हो चुका था। फॉर एग्जांपल कि कोई मकबरा है दिल्ली में जिसको एएसआई कहता है कि ये हमारे अधीन है ये मॉन्यूमेंट, तो जब वहां एक्चुअली जाकर देखा गया तो मकबरा मिला ही नहीं, यानी कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था, डैमेज हो चुका था, लोग उसकी ईंटें पत्थर निकाल के ले जा चुके थे। तो ये हाल है एएसआई के मॉन्यूमेंट्स के, और ये सीएजी की रिपोर्ट यानी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि एएसआई कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है। तो अगर एएसआई के मॉन्यूमेंट से कोई मूर्ति चुरा कर भी ले जाए तो एएसआई कुछ नहीं कर सकता, कार्रवाई पुलिस को करनी पड़ेगी। तो जो एक्चुअल क्राइम है या फिर जो थेफ्ट के स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी एएसआई नहीं रखता है, वो लॉ एनफोर्समेंट यानी पुलिस से हमें इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो एएसआई ऐसे मामलों में सीधे अपने हाथ खींच लेता है कि हमने तो चौकीदार रख रखा था लेकिन फिर भी चोरी हो गई, हम कुछ नहीं कर सकते। फाइनली एएसआई के कई एम्प्लॉइज हैं जिनके रिश्तेदार आर्ट डीलरशिप्स या दुकानें चलाते हैं, वहां पर मूर्तियों को बेचा जाता है या फिर आर्ट वर्क बेचा जाता है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और इससे एएसआई के एम्प्लॉइज को एक इंसेंटिव रहता है कि कुछ छोटे मोटे आर्टिफैक्ट्स अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा दिए जाएं। हेरिटेज क्राइम्स को रोकने में एक और बड़ा रोल होता है आर्कियोलॉजिस्ट का। ये आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं ये साइट पर खुदाई करते हैं, इन्हीं की देखरेख में ये सारी वस्तुएं जमीन से निकाली जाती हैं। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट भी डायरेक्टली क्राइम को रोक नहीं पाते। रिसेंटली दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट में एक सर्वे हुआ था, इसमें 15,000 आर्कियोलॉजिस्ट ने हिस्सा लिया। उनसे ये पूछा गया कि क्या आपने अपने सामने हेरिटेज क्राइम देखे हैं, यानी कि लूट या चोरी देखी है। 80% ने कहा कि बिल्कुल हमारे सामने फर्स्ट हैंड एनकाउंटर हमने लूटिंग होते हुए देखा है।
और इन सभी ने यह भी कहा कि ये चोरी या फिर लूट के इंसिडेंट कोई एक बार नहीं हुए, ये बार बार होते रहते हैं। अगर कहीं पर 6 महीने खुदाई चल रही है तो वहां पर 10-12 बार चोरी या फिर लूट उन्होंने देख ली। तो ये काफी फ्रीक्वेंट और वाइड स्प्रेड क्राइम है, हेरिटेज क्राइम्स। फिर इन आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा गया कि जब आपने ये चोरी होते हुए देखी तो आपने क्या किया। तो 15% ने तो कहा कि हमने बस डॉक्यूमेंट कर लिया कि ये मूर्ति या फिर इतने सिक्के यहां से चोरी हुए थे, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। 25% ने तो वो भी नहीं किया, दे टुक नो एक्शन। केवल 62% ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बाहर की दूसरी एजेंसीज यानी कि पुलिस या फिर अन्य लोकल लॉ एनफोर्समेंट को इन्फॉर्म किया कि यहां चोरी हुई है और इसके लिए आप कुछ कीजिए। कुल मिलाकर रिपोर्टिंग ही पहले कम होती है, और रिपोर्टिंग जब नहीं होती तो एक माहौल बन जाता है देश में कि मूर्तियों की चोरी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप भी न्यूज में देखें तो आपने शायद ही कभी टीवी पे ये रिपोर्ट्स देखी होंगी कि मूर्तियां देश की चोरी हो रही हैं। प्रिंट मीडिया फिर भी उसके बारे में न्यूज छाप देता है, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेकिंग प्राइम टाइम न्यूज कभी नहीं होता है कि देश में मूर्तियां चोरी हो रही है। तो एक परसेप्शन बन जाता है कि देश की हेरिटेज यानी देश की विरासत की जो चोरी है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। और इसका फायदा कौन उठाते हैं? ये जो स्मगलर्स हैं, आर्ट कलेक्टर्स, आर्ट डीलर्स हैं, ये कोशिश करते हैं कि इस तरह के सख्त कानून बने ही ना देश में जो मूर्ति चोरी करने को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि वो हमेशा ये डाउन प्ले कर देते हैं कि ज्यादा चोरी हो ही नहीं रही तो क्या रेगुलेशन की आवश्यकता है। अब आप देख सकते हैं आखिरी कानून 1972 में बना था, तो आपको नहीं लगता कि 50 सालों में उसमें कुछ अपडेशन होना चाहिए, लेकिन अभी तक अपडेशन नहीं हुआ है। तो ये जो अंडर रिपोर्टिंग है इसको बदलना बहुत जरूरी है। तो अब हमें क्या स्टेप लेने चाहिए कि देश में हेरिटेज की चोरी रुक सके? सबसे पहला, जो भी एफआईआर्स हुई हैं कल्चरल प्रॉपर्टी थेफ्ट की, उनको एक जगह एक सेंट्रल डेटाबेस बनाकर रखा जाए। अभी अगर कोई व्यक्ति ये देखना चाहे कि देश में कितनी एफआईआर्स हैं, कोई तरीका नहीं है देखने का। तो पहला काम तो टेबुलेशन ऑफ डेटा है, यानी कि जहां भी चोरी हुई है उसका एक सेंट्रल डेटाबेस बने, ताकि हम आगे जब उन केस को परस्यू करें तो वो डेटा सभी एजेंसीज के पास अवेलेबल रहे, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन उससे बढ़ जाएगा। दूसरा, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए एक कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होना जरूरी है कि वो चोरी को रोकें या फिर उसे रिपोर्ट करें, ये उनके लिए कंपलसरी बना दिया जाए। तीसरा, एएसआई के एम्प्लॉइज को एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर करना होगा कि अगर उनके कोई परिवार का सदस्य कोई आर्ट गैलरी चला रहा है तो वो उन्हें ऑन पेपर डिक्लेयर करके एफिडेविट्स जमा करानी होंगी। ये बहुत जरूरी है ताकि इस तरह की जो करप्शन वाली स्मगलिंग है वो रोकी जा सके। फाइनली, एक स्पेशलाइज्ड एनफोर्समेंट एजेंसी की आवश्यकता है जो हेरिटेज क्राइम्स को रोके। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जॉर्डन जैसा छोटा सा देश जिसकी जीडीपी भारत की शायद 2 या 3% भी नहीं है, उसने अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए एक स्पेशल पुलिस फोर्स बना रखी है। तो जब जॉर्डन जैसा देश ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें एक एनफोर्समेंट एजेंसी की सख्त आवश्यकता है। अब ऐसा नहीं है कि सरकार बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे रखे बैठी है। सरकार की कई एजेंसियां इस ओर काम कर रही हैं कि जो देश से बाहर गए हैं आर्टिफैक्ट्स उन्हें वापस लाया जाए, लेकिन इन एफर्ट्स में इतनी सक्सेस नहीं मिलती है। जहां हजारों आइडल्स चोरी हुए हैं वहां पर केवल कुछ 48 लौट कर आए हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिपोर्ट। और एक बात अच्छी हुई है कि जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिस भी देश वो जाते हैं जैसे कि यूएस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां की सरकारें कुछ ना कुछ मूर्तियां उन्हें लौटा देती हैं। तो जैसे यूएस गए थे तब ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैचूज हैं ये लौटाए गए थे, लेकिन जहां पर हजारों मूर्तियां स्मगल हो चुकी है वहां पर 2, 4 या 50 मूर्ति वापस आने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें इसके लिए और अपने एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये एक सिंबॉलिक जेस्चर है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन इसके लिए और कार्य करने की आवश्यकता है। इस हेरिटेज को वापस लाने के लिए सरकार के अलावा एक प्राइवेट वॉलंटियर नेटवर्क भी है जो काम कर रहा है, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। इसमें लगभग 250 लोग जुड़े हुए हैं, दुनिया भर में ये लोग रहते हैं और ये एडवोकेसी करते हैं कि इस हेरिटेज को वापस लाया जाए। ये पता करते हैं कि कौन सी मूर्ति कहाँ ऑक्शन हो रही है, उसका डेटाबेस बनाते हैं, सरकारों से बात करते हैं कि इसे वापस लाया जाए। और इन्हीं के एफर्ट्स के द्वारा ऑस्ट्रेलिया और यूएस की सरकारों ने कई मूर्तियां वापस भी करी हैं। तो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट तो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भारत सरकार को अपने स्तर पर भी इस एफर्ट को बढ़ाने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।